खुर्शीद, ग्रेविडा 4, पैरा 3। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो पैटर्न के बारे में डॉक्टर अरूज, वो ये कि आप हिस्ट्री हमें जो बताओगे, उसके बाद उसके फिर जो हिस्ट्री के बाद के डिफरेंट, एक तो चीज ये है कि आप हमें ब्रीफ अगर बताते हो समरी, तो उसमें ये भी डिस्कस हो सकता है कि उसमें व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, दैट इज वन थिंग। उसके बाद ये कि अगर आप समरी बताते हैं तो उसमें उसके बाद में आने वाले जो सारे कंपोनेंट्स हैं, राइट फ्रॉम वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो सारी चीजें हैं उसको हमने किस तरह से डिटेल में फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से डिटेल में एक्सप्लोर करना है। तो द वे यू लाइक, मतलब क्योंकि जाहिर है इसी तरह से जो है वो सारा एग्जाम में भी होगा कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट उठा के तो आपसे डिस्कस हो सकता है। ठीक है, राइट मैम। मैम 30 years old, Mrs. Khurshid, gravida 4, para 3, live 3 at 28 plus 5 weeks of her pregnancy, with history of previous 3 scars, admitted in gynae ward for evaluation of polyhydramnios. Her BMI is 35.6. Okay. Ma'am, this is the short scenario. And ma'am, she was having her she was having her raised sugar readings. For that, she was admitted in the gynae ward. Okay. तो ये तो है इस पेशेंट की जो ब्रीफ सी आपने हमें सिर्फ हिस्ट्री बताई, ठीक है जी। तो अब अगर इसमें हम अब ये इस ब्रीफ हिस्ट्री के साथ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर इन हर हिस्ट्री, ठीक है मैम जो डिटेल चीजें होंगी ना इसमें, वो डेफिनेटली फ्रॉम करंट हिस्ट्री, करंट प्रेगनेंसी की जो हिस्ट्री है उससे लेके सारी पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। सो दीज विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ अ डिटेल्ड हिस्ट्री इफ यू आर आस्क्ड फॉर दैट। यस मैम। कि उसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट चीजें जो आपने हिस्ट्री पे मजीद पूछनी है, अगले हो सकता है 8-10 मिनट उसी की डिटेल में चले जाए और उसी में ये जो है वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फर्ज किया कोई लीडिंग क्वेश्चन इसमें होता है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट आफ्टर अ ब्रीफ हिस्ट्री, इसमें व्हाट आर द एग्जामिनेशन डिटेल्स ऑफ दिस पेशेंट, या इसमें हाउ यू विल एग्जामिन द पेशेंट इन डिटेल। जी जी मैम दिस इज माय क्वेश्चन के एग्जामिनेशन। ओके मैम एट द स्टार्ट पहले आप पहले क्वेरी जो है वो आप वो अपनी कर लें। मैम ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आप कह रही हैं टास्क डिफरेंट होंगे, तो ये मैम उसमें से जैसे इस सिनेरियो में माय टास्क इज के एग्जामिन द पेशेंट, दिस इज माय टास्क आई वांट टू आस्क। यस अब देखो अब इसमें डिफरेंट हमारा जो डिस्कशन का तरीकाकार है वो इसमें मुख्तलिफ तरीकों से चल सकता है। एक तो तरीकाकार ये है कि हम एक ब्रीफ सी समरी लेके और उसके बाद उसका कोई एक कंपोनेंट डिस्कस कर लें। जैसे एग्जाम में किसी एक कंपोनेंट पे ही बात होगी ना, पूरा केस तो नहीं डिस्कस हो सकता। सेकंड तरीका ये है कि हम इसी एक केस हिस्ट्री से उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लें। लाइक अगर आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स इसमें पूछी जाती हैं कि नाउ गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्स इन दिस पेशेंट, या इसमें ये भी कि हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट फर्दर, या फिर उसके बाद ये है कि अगर आपको अब जहां तक टास्क दिया होता है, अब इसमें मैनेजमेंट से पहले डेफिनेटली यू नीड टू नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आप स्ट्रेट इसमें जो है उसकी ट्रीटमेंट की जो डिटेल है वो शायद पॉसिबली आप उसको ना बता सको, तो इसलिए जो है इसमें आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन पे भी देखने की जरूरत है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोज, उसमें बीएमआई अगर इतना है तो व्हाट इज द साइज ऑफ द बेबी एज इज सपोज टू बी द लार्जर फॉर डेट ड्यू टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जो इसका एक सिनेरियो बन रहा है। फिर इसमें या आप रिस्क फैक्टर्स पे आपको बात करने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, कोई एक रिस्क फैक्टर के इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो ये वाला जो रिस्क फैक्टर है इसके बारे में आप मजीद एवेल्युएशन कैसे करोगे, लाइक दिस, ठीक है।
अब जब इसमें जो है वो ट्रीटमेंट की बात है, एज दिस पेशेंट हैज डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, सो यू कैन बी आस्क्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओनली वन रिस्क फैक्टर। जैसे आप इसमें पॉलीहाइड्राम्नियोज, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, पॉलीहाइड्राम्नियोज है, उसको कैसे मैनेज करोगे? या फिर ये कि इसमें ये जो पेशेंट जो डायबिटिक है विद इंक्रीज्ड BMI, हाउ यू विल ऑप्टिमाइज हर ब्लड शुगर लेवल्स इन दिस केस? तो डेफिनेटली दैट डिपेंड्स अपॉन द बेसलाइन ब्लड शुगर लेवल्स। तो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरा कार्य ये है कि हम 2-3 शॉर्ट केसेस को डिस्कस कर लें और हर केस का एक डिफरेंट कंपोनेंट डिस्कस कर लें, ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक केस समरी के बाद उसके सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेना इज आल्सो अ गुड मेथड, कि उसमें एक केस से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो आपको एक उसका एक वो होगा एक जनरली। सिर्फ उसमें ये है कि जो मल्टीपल शॉर्ट केसेस हैं उसमें आपके वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, आप 2-3-4 केसेस भी इवन डिस्कस कर सकते हो इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। You can Yes, ma'am. That's on multiple topics, on multiple patients, ठीक है। यस मैम। तो चले इसी को हम अभी कैरी ऑन करते हैं और उसके साथ कोई छोटा सा एक केस और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनेशन डिटेल, इसमें कैसे एग्जामिनेशन कैसे करोगे? पहले एग्जामिनेशन को स्टेप बाय स्टेप। Assalamu alaikum. My name is Dr. Uruj Hina and I am going to examine my patient. First of all, I would like to know the patient introduction. After taking her introduction and her consent, I will go to examine the patient. And ma'am, first जो मेरा होगा, I would like to know the BMI which is already mentioned कि 35 plus 6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन मैम मुझे स्पेसिफिक इसका वेट और हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे मैनेजमेंट पे मैंने इंसुलिन की अगर डोजेज देनी हो तो आई कैन डू। तो मैम इसके अलावा देन आई विल सी फॉर हर वाइटल्स, दैट इज द बट व्हाई यू एक मिनट इसमें व्हाई यू वांट आइसोलेटेड फिगर्स ऑफ वेट एंड हाइट if you are being provided with the BMI? मैम वो अकॉर्डिंग टू द वेट मैम मैं इसकी इंसुलिन की मैम कैलकुलेशन करूंगी, इंसुलिन डोजेज की मैम। ठीक है। अब राइट नाउ तो आप इंसुलिन का डिसाइड नहीं कर सकते unless you are being provided with the blood sugar levels. यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर आप पूछ लें तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। कहीं कहीं पे किसी किसी पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू द की गिवन प्रोवाइडेड टू द एग्जामिनर्स, आप उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन वो ऑलरेडी दिया होगा, इसमें एग्जामिनर अपनी मर्जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसमें एग्जामिनर्स ने अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड की ही सवाल पूछना होता है। या अगर कभी फर्ज किया कैंडिडेट किसी चीज पे अटक जाता है तो उसमें थोड़ा सा हिंट देने में कोई हर्ज नहीं होता, बट दैट हिंट इज शुड नॉट बी वेरी क्लियर, तो उसमें थोड़ा सा हिंट दिया जाता है। तो इसमें ये सिर्फ आपसे मैंने बाय द वे सवाल पूछा है कि इसमें BMI जब दिया हुआ है तो इसमें क्यों जरूरत है, बट योर जस्टिफिकेशन इज ओके कि इसमें इंसुलिन अगर रिक्वायर्ड हुई तो उसकी डोज कैलकुलेट करनी होगी। ओके, व्हाट नेक्स्ट? Ma'am, I would like to know her ma'am vitals, that is her pulse, her blood pressure, her temperature, respiratory rate. Ma'am, respiratory rate भी important है ma'am. I would like to know. इसमें मैम इसके अलावा I will go to see our ma'am if there is a pallor, she is having a jaundice thyroid status, I will go for it, and I'll see for the lymph nodes, and I will see for the pedal edema or puffiness on the face. I would like to know. Okay. ठीक है। Yes ma'am. What Ma'am, next? then ma'am after going ma'am फिर मैं इसकी systemic examination मैम breast examination जो एक routine examination होती है मैम chest में, मैं इसका respiratory rate मैम check करूंगी, मैम इसकी auscultation देखूंगी कि, और मैम कोई respiratory problem difficulty she is facing due to the polyhydramnios कोई exertion, तो मैम detailed मैं इसकी chest auscultate करूंगी sitting और मैम lying position में, मैम सिटिंग पोजीशन में, और मैम देन आई गो फॉर द CVS एग्जामिनेशन के पेशेंट अगर इस सिनेरियो के साथ डिस्निया के साथ आई है तो आई विल रूल आउट एनी कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज एज वेल बाय एस्कल्टेटिंग द हार्ट S1 S2। और मैम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगी इसकी मैम, जिसमें
मैम जो नॉर्मल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में तो नॉर्मल एक एग्जामिन होगा। और मैम सीएनएस पे आई वुड लाइक टू नो मैम के नमनेस की नहीं मैम सीएनएस एग्जामिनेशन भी करूंगी इन केस। सीएनएस क्या इसमें आप करोगे डिटेल में? मैम इसमें शी कैन बी गो टू द प्री एक्लेम्शिया मैम, मतलब शी हैज अ रिस्पेक्टेड टू डेवलप द प्री एक्लेम्शिया if the scenario or the if the history is। ये एक आपने थोड़ा सा एक फार रिमोट पॉसिबिलिटी की बात की, क्योंकि अपेरेंटली हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू प्री एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन से भी रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं है। सो जस्ट कीपिंग दिस पॉसिबिलिटी and you are going for CNS detail examination which is not justifiable. How generally and intact CNS? Generally आप जब पेशेंट के साथ बात कर रहे होते हैं तो भी वो काफी होता है, ओरिएंटेशन है उसकी टाइम एंड स्पेस में जो ओरिएंटेशन है, that is enough to tell you कि इसका CNS is intact overall. अब इसमें अगर तो इट्स प्रोलॉन्ग डायबिटीज न्यूरोपैथी का केस है, वो पेशेंट आपको हिस्ट्री भी ऐसी देती है, तो देन यू नीड टू एग्जामिन इट, लेकिन अदरवाइज डिटेल में सीएनएस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। राइट मैम। प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी हो तो आप उस सूरत में कर सकते हो, नॉट अदरवाइज। ओके, व्हाट नेक्स्ट? मैम नाउ आई विल गो फॉर द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। Okay, you have finished with the general physical exam. In general physical examination में आपकी कोई चीज मिस हुई है क्या? Examined for the thyroid gland. मैम वो बताया था थायराइड जॉन्डिस बताया था नोट्स एडिमा, मैंने शायद रजिस्टर नहीं किया। ओके जी जी मैम। थायराइड ग्लैंड का स्पेशली द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, उनमें भी आपको अदरवाइज भी आप इसको एग्जामिन करते हो कि बाद दफा प्रेगनेंसी रिलेटेड उसमें चेंजेस आती हैं। ओके, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। Ma'am, abdominal examination में ma'am first of all I'll do the inspection ma'am of the patient के ma'am inspection the ma'am movement of the abdomen, the respiration के साथ उसकी क्या association है। इसके अलावा मैम ओवरऑल मैम उसके वो जो शाइनी जो स्किन होती है पॉलीहाइड्रोमियोस की वो चेक करूंगी मैम। और इसके अलावा मैम स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं मैम वो चेक करूंगी इस डिस्टेंशन की वजह से। मैम एनी प्रीवियस सर्जिकल स्कार्स हैं तो मैम उनको रूल आउट करूंगी। मैम प्रीवियस स्कार हो गया फेनिस्टियल या मिड लाइन स्कार हो गया, या मैम अपेंडिसेक्टमी कॉलिसिस्टेक्टमी के स्कार्स। और मैम आफ्टर द इंस्पेक्शन मैम आई विल गो फॉर द मैम पैल्पेशन। उसमें मैम आई विल सी फॉर द सिम्फाइजियोफंडल हाइट ऑफ द एब्डोमेन। तो उसके अलावा मैम आई वुड लाइक टू नो द मैम बाय मैम कौन सा मैम लाइस की मैं देखूंगी मैम। और मैम इसका जो लार्जेस्ट वर्टिकल पूल जो she is at 28 plus 5 weeks, almost 29. Yes, is lie yes, to check? मैम लाई इसलिए इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने सिनेरियो में प्रीवियस 3 स्कार भी लिखा है, तो मैम प्लेसेंटल वो जो इसमें मैम वो भी प्लेसेंटल लोकलाइजेशन भी हमें कंफर्म करनी पड़ेगी फॉर द मैम टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। तो उस वजह से मैम लाई की इम्पोर्टेंस मुझे लग रही है कि मतलब ठीक है, लेकिन is a strong variable factor। मैम जी जी मैम अनस्टेबल लाई इसमें होगा मैम, टर्म पे भी अनस्टेबल लाई। so probably that is not a much needed information। okay, what else at this gestation? okay मैम। मैम मैं इसका मैम एमनियोटिक फ्लूइड की एस्टिमेशन करूंगी मैम लीपोल्ड्स मैन्यूवर से। मैम जो हम एग्जामिनेशन में लीपोल्ड्स मैन्यूवर करते हैं मैम मैं इसकी मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी फॉर द मैम फंडल ग्रिप। मैम इसकी मैं देखूंगी फंडल ग्रिप से मैम। फिर मैं इसकी पेल्विक ग्रिप से मैम चेक कर। आपको कैसे पता चलेगा जो पॉलीहाइड्रोमियोस को असेस करना चाह रहे हो, तो व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल गेन बाय फंडल ग्रिप? मैम फंडल ग्रिप से लाई का मैम अंदाजा हो जाएगा कि मैम लाई क्या है इसका इससे। और मैम वो मैम इसके अलावा वॉल्यूम का भी मैम अंदाजा हो सकता है इससे अगर पॉलीहाइड्रोमियोस का है तो मैम वैसे पेल्विक से ज्यादा होगा मैम। जो पेल्विक ग्रिप होगा आपने बताया कि फंडल ग्रिप है, व्हाट फंडल ग्रिप?
What do you mean by fundal grip? मैम फंडल ग्रिप का मैम ये कि उसमें इसका मैम जो ऊपर का फंडल पार्ट है उसको एवेल्युएट कर फंडल ग्रिप करते कैसे हैं आप? फंडल ग्रिप मैम करते? जी जी मैम आई विल कीप माय बोथ हैंड्स ओवर द फंडस मैम, जिस तरह उसकी हाइट ऑफ फंडस है पेशेंट की उसमें मैम मैं इसका जो मैम पार्ट होगा बेबी का मैम फंडस का जो पार्ट होगा उसको मैम मैं ग्रिप के फॉर्म में पेल्पेट करूंगी, प्रेस करूंगी थोड़ा सा। मैम वो बता शायद मैं नहीं पा रही, लेकिन मैम वो कर सकती थी अगर मैनिक्विन होता तो। नहीं, लेकिन देखो वन थिंग ऑफ फंडल ग्रिप जो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू डिटरमिन द लाइफ। व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन व्हिच यू गेन बाय फंडल ग्रिप? मैम इसमें मैम एस्टिमेटेड फीटल मैम फीटल वेट भी एस्टिमेटेड हम अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाट एल्स? मैम एनी मैम देखो इसमें वेरी सिंपल थिंग, बाद दफा बहुत बेसिक चीज जो है वो जरा आंखों से ओझल हो जाती है। इसमें जब आप सिम्फिजियो फंडल हाइट, बेसिकली दैट इज द फंडल ग्रिप, जो आप सिम्फिजियो फंडल हाइट जी फंडल ग्रिप से आप सबसे पहले फंडल ग्रिप करके उसकी फंडस की लोकेशन देखते हो, यूट्राइन फंडस की कि कहाँ पे है, कितनी एनलार्ज, एंड देन यू मेजर द सिम्फिजियो फंडल हाइट। दैट इज द थिंग, जो पहली इंफॉर्मेशन जो आपको इससे पता चलती है कि व्हाट इज एक्चुअली द साइज ऑफ द यूट्रस। इज इट लार्ज? क्योंकि दैट विल डिपेंड अपॉन डेफिनेटली ऑन द जेस्टेशनल एज, तो एक चीज है, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द फीटल साइज एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ द लाइकर। तो वो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी से कितनी लार्जर है एज इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस केस, बिकॉज देयर इज पॉलीहेड्रोनियोस। सो बाय मेजरिंग सिम्फिजियो फंडल हाइट आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलेगी। And the second thing which you detect by fundal grip is to determine the lie कि longitudinal है या cephalic है, जो इसमें इतना applicable नहीं है इस gestation पे, because of the expected malpresentation and malposition in this patient due to polyhydramnios। तो एक्चुअली हो सकता है कि ये इसमें जो है वो कम भी हो अगर ये ट्रांसवर्स लाई में हो तो। Anyway, yes, ये तो आपने सिम्फिजियो फंडल हाइट और फंडल ग्रिप का हमें बता दिया। What next? मैम आई वुड मैम assess the amount of liquor by the examination, जिसमें मैम मैं एक How you assess that? मैम मैं पेल्विक ग्रिप करूंगी जिसमें मैम वन साइड, जैसे मैम राइट आई एम स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ माय पेशेंट and ma'am I will stabilize my left hand and will give a little force by my right hand, and ma'am I will try to palpate the fetal parts. Ma'am, if the fetal parts are not easily palpable, then I may suspect the liquor is increased, for that the parts are not being palpable. और मैम इन द सेम वे मैम मैं लेफ्ट साइड हैंड राइट साइड हैंड को स्टेबलाइज करूंगी, एंड मैम आई विल प्रेस माय लेफ्ट हैंड टू सी द मैम palpable parts, दोनों साइड से मैम मैं palpate करूंगी। amount by this I will assess the amount of liquor, by this I can assess the estimated fetal weight of the baby। बेसिकली ये आपको लेटरल ग्रिप से पता चलता है। इसको आप थोड़ा सा ब्रीफ वर्ड्स में अगर यस मैम लेटरल ग्रिप, मैम लेटरल ग्रिप ही था, वो पेल्विक ग्रिप मेरे मुंह से निकल गया। बिल्कुल, वो लेटरल ग्रिप से और पेल्विक ग्रिप से इजीली वेडोटेबल फीटल पार्ट्स, मॉडरेट पॉलीहाइड्रोनियोस और माइल्ड, और फीटल पार्ट्स नॉट पैल्पेबल, दैट इज मॉडरेट टू स्वेयर पॉलीहाइड्रोनियोस। सिंपल एज दैट। ठीक है कि उसमें आप आसानी से उसके फीटल पार्ट्स अगर बहुत फ्रीली वेडोटेबल हैं तो लाइकर इज डेफिनेटली मोर देन द एवरेज, और अगर आपको फीटल पार्ट बिल्कुल फील नहीं हो रहे तो फिर उसका मतलब है कि ये स्वेयर पॉलीहाइड्रोनियोस का केस है। ओके, इसके बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत है? मैम आई विल सी फॉर द फीटल हार्ट साउंड बाय एस्कुल्टेटिंग मैम बाय द पिनार्ड्स स्पेक्युलम। मैम मैं इसकी मैम एब्डोमेन एग्जामिनेशन पे मैम मैं इसकी मैम हार्ट को जिस तरह लोकलाइज होता है कि मैम इसमें डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रोबेबली मैम एम्ब्लाइकस की राइट साइड पे मैम अमूमन हार्ट इज प्रेजेंट, सो आई विल इसको आप सिंपली इस तरह से कर सकते। देखो जब स्फीयर पॉलीहाइड्रोनियोस होता है तो हार्ट साउंड्स आर मफल्ड एज वेल,
ठीक है जी मैम। कि अभी हमने इसका कोई सिनेरियो अदरवाइज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन नहीं बनाया, वी नो द हिस्ट्री ओनली। तो इसलिए इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि इफ माइल्ड टू मॉडरेट पॉलीहाइड्रोम्यूज एंड द लाई लॉन्गिट्यूडनल, देन बाय लोकेटिंग द एंटीरियर शोल्डर लाई विल लिसन टू द फीटल हार्ट साउंड। But if there is severe polyhydramnios and the lie is variable or transverse, it will be difficult to locate. ठीक है, तो इसको और वो इस तरह से कर सकती हूँ। और इसका मैम बस इस 28 वीक्स में तो मैम यही है, और स्कार की प्रेजेंस मैं देखूंगी, लेकिन मैम वो अभी वो ठीक कैसे है, स्पेनिस्टियल है, मिडलाइन मैम वो तो बता दिया है मैंने। मेरा एग्जामिनेशन मैम कंप्लीट। क्या इसमें स्कार टेंडरनेस को चेक करना जरूरी है कि नहीं? मैम नॉट इन माय सिनेरियो, नहीं मैम। यस मैम, इफ यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन हुई हुई है पेशेंट की, तो शी मे हैव द मैम पेन, और मैम यूट्राइन रप्चर के देयर आर चांसेस। सो यस मैम, इन कैलकुलेशन आई विल। जी जी मैम। स्कार टेंडरनेस तो तभी होगी ना जब लोड यूट्राइन सेगमेंट बनता है, वो 28 वीक्स पे नहीं बनता। बट इफ यूट्राइन ओवर है, बेबी इज लार्जर फॉर डेट्स, फिर उस सूरत में आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ती है। अगेन यू कैन कंडीशन इट विद द डिग्री ऑफ पॉलीहाइड्रोम्नियोस। तो इसमें इसके साथ आप जब पॉलीहाइड्रोम्नियोस लार्जर फॉर डेट यूट्रस भी है, व्हाट एल्स यू एग्जामिन? हर्नियल ओरिफिस को देखो मैम। जी हर्नियल मैम, इंसिजनल हर्निया का मैम। हर्नियल ओरिफिस यूजुअली आर नॉट, लेकिन ये है कि जो उसके बाकी जो प्रेशर साइंस होते हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी मैम। तो ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन दैट जस्ट बाय आस्किंग, अब ये आप एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहे, आप इसको सिर्फ नरेट कर रहे हो। मे बी यू हैव टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑन अ मैनिकिन। ये भी हो सकता है कि मैनिकिन के ऊपर आप को कहा जाए कि अब ये पेशेंट है आपका और ये उसकी हिस्ट्री है, तो अब आप इसका डिटेल में एग्जामिनेशन हमें करके बताएं कि क्या इसको कैसे करना है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी पुट इन दैट वे। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन में हम कोई एक सिनेरियो ऐड कर लेते हैं। सपोज विद दिस हिस्ट्री जो समरी आपने हमें बताई, द सिम्फिजियोफंडल हाइट इज 32 सेंटीमीटर। यस मैम। 32 centimeter है, clinically she is pale looking, and otherwise all other examination details are you have not detected any abnormality on any other system. So up now how you will proceed for the investigation workup in this case? This is another related with history. Ma'am, first of all, ma'am, I will counsel the patient about the ma'am diagnosis of the disease she is having in her current pregnancy, that she is having. क्योंकि देखो जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, इन्वेस्टिगेशन से पहले अब इसमें ये भी हो सकता है कि सिर्फ यही सिनेरियो हो आपका कि ये पेशेंट है, ग्रेविडा 4 पैरा 3 है, प्रीवियस 3 है, पॉलीहाइड्रोम्नियोस है, बीएमआई इतना, ब्लड शुगर लेवल इतना, तो उस आप इसका इन्वेस्टिगेशन वर्कअप कैसे करेंगे? ठीक है, ये भी ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ यू विल एवेलुएट हर फर्दर। एवेलुएशन इस सिनेरियो के बाद अगर एवेलुएशन का लफ्ज आ जाता है तो एवेलुएशन में फर्स्ट कम्स द एग्जामिनेशन डिटेल्स, जो आप इसको ब्रीफली बता दोगे, और एवेलुएशन में ही उससे अगला स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन। दिस विल बी अ लिटिल बिट लेंथी आंसर, बट स्टिल यू कैन आंसर इट इन दैट मच टाइम पीरियड। तो इसलिए इसमें एवेल्युएशन के साथ आपको एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों, और अगर वो स्पेसिफाई हो जाता है कि गिव द एग्जामिनेशन डिटेल्स इन दिस पेशेंट या परफॉर्म द एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, या फिर ये भी कि इसमें हाउ यू विल एवेल्युएट हर बाय इन्वेस्टिगेशंस, या इसमें व्हाट विल बी द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इन दिस पेशेंट। तो in a different way the questions can be put, मतलब इसको जो है वो आपको किया जा सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन पे सिर्फ आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इसका डिटेल वर्कअप कैसे होगा? Ma'am, in investigation, I would like to know her baseline investigation, which involves the blood group with RH factor, her full blood count with date and time,
I would like to know her urine routine examination, in which I like to know the microscopy and biochemistry. And मैम हर मैम बेसल शुगर फास्टिंग मैम रूटीन इन्वेस्टिगेशन में आएगी. और मैम वायरल प्रोफाइल, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी एचसीवी एंटीबॉडी, HIV टेस्टिंग एंड कोविड टेस्ट. मैम ये तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आई वुड लाइक टू नो. ओके. Now coming to the ma'am specific test, which maternal test bhi honge, there may be the fetal test. So ma'am, I will admit my patient and I would like to know her 24 hours sugar profile. इनकी मैम मैं लूंगी, जिसमें मैम 7 levels होंगे. The fasting sugar level होगा मैम 1 hour post fasting होगा, और मैम pre lunch, post lunch and pre dinner and post dinner. और मैम एक जो होगा वो नाइट टाइम मैम 10 PM पे आई वुड हैव दैट रीडिंग. मैम 7 रीडिंग्स मैं इनकी लूंगी. और मैम इसके अलावा मैम आई वुड लाइक टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस. तो उसके लिए मैम मुझे रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल असेसमेंट के लिए मैम ये करने पड़ेंगे. अब मैम ये पेशेंट, आई डोंट नो दैट शी इज हैविंग द प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटस और शी इज हैविंग द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. तो मैम अगर ये अनबुक्ड है और ये आई है तो आज मैम तो हेमोग्लोबिन A1C मैम रिट्रोस्पेक्टिव कंट्रोल के लिए मैं चेक करूंगी. और मैम प्री एग्जिस्टिंग अगर डायबिटीज मेलाइटस है इसको, तो मैम मैं इसकी फंडोस्कोपी का मैम रेटाइनल असेसमेंट एंड मैम रीनल असेसमेंट के लिए ये टेस्ट कराऊंगी. और मैम अगर कोई और सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैम हाइपरटेंशन भी एसोसिएटेड है, और मैम तो उसके लिए हाइपरटेंशन का अगर होता तो हाइपरटेंशन आपको मेंशन कर दी जाती साथ में. ठीक है. इसका मैम फिर ये 2D इको मैम क्रॉनिक, अगर मैम 2D इको अगर क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटस है पुरानी, तो उसमें इको भी आई मे कंसीडर. सिर्फ आपको ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज नहीं पता सो फार. जी मैम. तो इसलिए जो है वो आप इसको बेसिकली आपने जो आपके लिए जो बहुत वो इम्पोर्टेंट वाले टेस्ट होंगे अलोंग विद द बेसलाइन टेस्ट के ब्लड शुगर लेवल्स के आपने जो डिफरेंट लेवल्स करवाए इन अ डे. मैम कुछ और भी ऐड करूं मैम? जरूर करवाना है. ठीक है. HbA1c करवाना है. जी. मैम ये तो मैटरनल, मैम वो ये मेरा कंप्लीट मैम कर लूं? सॉरी मैम. मैटरनल टेस्ट मैम आई वुड एडवाइज. मैम मैंने मैटरनल टेस्ट, देन मैम आई विल गो फॉर द फीटल असेसमेंट एज वेल. तो मैम आई वुड लाइक टू नो हर डेटिंग स्कैन मैम, जो उसका फर्स्ट डेटिंग स्कैन था. एंड आई वुड लाइक टू नो हर एनोमली स्कैन, इन विच आई वांट टू रूल आउट सम स्केलेटल CNS कार्डियक एनोमलीज ऑफ द बेबी. एंड मैम रीसेंट अल्ट्रासाउंड स्कैन हो जिसमें आई वुड लाइक टू नो द बायपैराइटल डायमीटर, his abdominal circumference, the estimated fetal weight, the lie of the ma'am, AFI, amniotic fluid index, and ma'am, especially the placental localization. I would like to know. ओके. अब आपने ये जो है ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन बताई हैं उसमें काफी सारे इफ एंड बट्स थे, यानी कि अगर ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये होगा तो ये करूंगी. तो इसमें अगर आप इसको इस तरह से कर लो, जैसे क्योंकि बाद दफा जब इस तरह बहुत चीज फैलने लग जाए तो बाद दफा एग्जामिनर ही आपको ये बता देते हैं कि सपोज दिस रेज्ड ब्लड शुगर लेवल इज जस्ट फॉर लास्ट 3 months. तो उसमें आप बेसिकली जब आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा चीज फैलती जा रही है और इसमें इफ एंड बट्स बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री पे आपको इस समरी से नहीं पता चल सकती, तो उसके हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन का फर्क हो जाता है. तो उसमें आप ये कि मे आई नो दैट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस रेज्ड ब्लड शुगर लेवल्स एंड डिड शी हैव दिस प्रॉब्लम इन द लास्ट प्रेगनेंसीज और नॉट. तो उसमें आपको ईज आउट करने के लिए या एक हिंट देने के लिए या आपको फोकस्ड रखने के लिए एग्जामिनर आपको उसका आंसर दे सकता है कि इसको क्या है. क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि जिसने भी वो की बनाई होगी उसकी में क्या क्या चीजें शामिल हैं. तो इसमें आपको फिर सारी चीजों के साथ कंडीशन करना पड़ता है. दिस इज बेसिकली एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड इन अ वे कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता. ये क्लोज एंडेड होता अगर इसमें ब्लड शुगर लेवल फर्स्ट किया टेस्ट ब्लड शुगर लेवल फॉर लास्ट 2 months एंड हर प्रीवियस हिस्ट्री इज अनइवेंटफुल. तो ये एंडेड होता. बहुत सारी चीजें वहीं पे
खत्म हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से आपकी फिर लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी, क्योंकि जो सिर्फ 2 महीने की इसको हाइपरग्लाइसीमिया है उसमें आप रीनल फंक्शन टेस्ट भी नहीं करवाओगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बाईपास हो जाती हैं, और फंडोस्कोपी भी इसमें, अनलेस के शी हैज सम आई प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं जो कि फिर आपकी एक्सटेंट ऑफ योर आंसर को डिसाइड करती हैं। अलबत्ता अब ये ब्लड शुगर लेवल रेस्ड हैं फॉर लास्ट 2 मंथ्स, हम इसको इस तरह से लिमिट कर लेते हैं। तो इन 2 महीनों में डेफिनेटली वी हैव सीन द फीटल इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉलीहाइड्रामियोसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलीहाइड्रामियोसिस का ही बताया गया। इसका मतलब है कि उसमें फीटल वेट के ऊपर कोई कमेंट सो फार नहीं है। तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द डिटेल अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन, और इसमें जो है वो फिर आपने ये सारा इसमें बताना होगा कि अल्ट्रासाउंड पे व्हाट इज योर एम ऑफ डूइंग अल्ट्रासाउंड इन दिस केस। सपोजिटली शी डजंट हैव एनी प्रीवियस अल्ट्रासाउंड, या सिर्फ एक इसका एनॉमली स्कैन ही हुआ है, तो इस तरह से करके फिर आप इस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जहां आपको फर्ज किया, अगर आपको एग्जामिनर इस बात के जवाब में कहता है, आप सवाल पूछते हैं कि मे आई नो द ड्यूरेशन ऑफ हर हाइपरग्लाइसीमिया, तो वो कहते हैं बस ये सिनेरियो जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसका आंसर ना मिले। तो फिर आपने उसकी इसको टाइप 2 भी हो सकती है, क्योंकि देखो अभी 28 वीक्स पे पॉलीहाइड्रामियोस हो गया, इसका मतलब है ब्लड शुगर लेवल इसके कभी 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये 2-4 हफ्तों की भी बात नहीं है, मे बी इट्स ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और बीएमआई भी इसका ज्यादा है विच इज विद द लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये 2 चीजें इंडिकेट करती हैं कि इसका प्रॉब्लम अभी रिसेंट इन ऑनसेट या शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं है, इधर इट्स टाइप 2 और इट्स जीडीएम स्टार्टिंग मतलब फॉर एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि देखो पॉलीहाइड्रामियोस वाली चीज तो बहुत अर्ली भी शुरू हो जाती है, ये 16 to 20 वीक से ऑनवर्ड पॉलीहाइड्रामियोस का मसला शुरू हो सकता है। तो इसलिए है वो आप इसको इस तरह से करोगे, क्योंकि ये अगर होती 37 वीक्स पे और या 36 वीक्स पे, और अब शी हैज नोटिस पॉलीहाइड्रामियोस फॉर लास्ट 2 मंथ्स, तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली इट कुड नॉट बी अ केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। कंट्रोल में तो इस तरह से नहीं होती कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये एक बॉर्डर लाइन जेस्टेशन पे है जिसमें ये टाइप 2 हो भी सकती है और जीडीएम भी हो सकता है विद टोटली अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल रिजल्टिंग इनटू फीटल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा सिनेरियो को बार बार अपने जहन में रखना है, क्योंकि वो उसी से आपको अंदाजा होगा कि आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें बोलनी है। अगर एक आध चीज आप फालतू बोल भी दोगे तो उसमें, जैसे हम वाइवा में पहले करते थे कि आपने फालतू चीज बोल दी तो उस पर सवाल हो गया कि ये आपने क्यों पूछा, लेकिन अब तो एग्जामिनर ने की से नहीं हटना। तो ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसमें की के मुताबिक ही होता है, फिर उसमें एग्जामिनर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछ सकते उससे की से हट के। लेकिन जब आप कोई चीज मिस कर दोगे तो मिस की हुई चीज को हो सकता है उसको वो जो है वो उसमें कोई हिंट ना दिया जाए, लेकिन बाद दफा उसको निकलवाने के लिए आपको कोई उस तरह का छोटा मोटा हिंट दिया जा सकता है कि जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ ये भी चीज इसमें पूछने वाली है। एक मिनट बेटा, मैं जरा फोन सुन। जी अनम, हाँ जी अनम। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं 10 mgBT में ऐड करो। ठीक है, और वो क्लियर है, वैसे क्लियर है। हाँ हाँ चलो ठीक है, अभी कैथेटर ना निकलवाओ क्योंकि आउटपुट में गेट करना है उसमें। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, तो उसको कोई हेल्प कर दे दो। हाँ हाँ वही ना, उसका वो है ना, उसका मसला भी इसीलिए तो उसको वो भी था, ये हाइपरटेंशन की वजह से। इसका जरा पीटीए पीटीटी करो। ठीक है, ओके।
मैम फिर इस किस्म के सिनेरियो में तो फिर एवोल्यूशन में फिर हिस्ट्री भी नहीं आएगी शॉर्ट, हमें हिस्ट्री भी नहीं लेनी पड़ेगी शॉर्ट? नहीं, लेकिन देखो यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इन्वेस्टिगेशंस ओनली। आप अगर हिस्ट्री के चक्कर में पड़ गए तो इन्वेस्टिगेशन रह जाएंगी, इसलिए आप में जो बेसलाइन होती है वो तो दीज आर कॉमन फॉर ऑल पेशेंट्स, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, कोई भी हिस्ट्री है सब पे वो फिट होती है। लेकिन ये जो है बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपने RFTs करवानी है, फंडोस्कोपी करवानी है, वो तो ड्यूरेशन ऑफ उस पे डायबिटीज पे डिपेंड करती है। तो इसलिए जो है वो इसमें आप उसके साथ वो लिंक करोगे। आप ये भी कह सकते हो कि इफ इट्स अ केस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज लाइक इन टाइप 2 डायबिटीज, तो उसमें फिर आप RFTs और फंडोस्कोपी करोगे। दो इट्स नॉट वेरी क्लियर ऑन द हिस्ट्री, बट इफ इट्स अ केस ऑफ, इस तरह से करके आप उसको कंडीशन कर सकते हो जो जिस तरीके से आपने बताया, ठीक है। तो सिर्फ इस तरह से, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपके 5-6 मिनट से ज्यादा लगेंगे अगर इस तरह से आप बताते हो तो, क्योंकि आपने सिर्फ नाम बताने हैं, आप उनकी ना डिटेल पूछ रहे हो ना उनको इंटरप्रेट कर रहे हो। यू हैव just to mention that what investigation you are going to perform in this patient, ठीक है। ओके, अब इसमें फर्ज किया इट्स अ वेरी सिंपल केस, और सिंपल केस इस तरह इसमें कोई और इस तरह से जो ब्लड शुगर लेवल्स का रेस नहीं है या कुछ और ऐसा सिनेरियो हो सकता है। अगर एक इसमें लीडिंग क्वेश्चन ये हो जाए कि जैसे ये आपने इन्वेस्टिगेशन सारी बता दी और इसमें एग्जाम कहता है कि अच्छा इसकी हीमोग्लोबिन 9.5 आ जाती है, तो अब कुछ और आप इसमें करवाओगे तो वो एनीमिया का फिर आप वर्कअप उसको बता दो, ठीक है। क्योंकि जो आप एग्जाम में भी पहले बताते थे, जो लॉन्ग केसेस जिन्होंने दिए हुए हैं, जो लॉन्ग केसेस डिस्कस होता था, तो उसमें 11 मिनट्स का जो पहला आपका वाइवा होता था उसमें सारी हिस्ट्री डिस्कस होती थी, उसमें सारी एग्जामिनेशन के प्रोज एंड कॉन्स, वो सब चीजें, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें सब होती थी, और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कवर होती थी जस्ट इन 11 मिनट्स। तो इसलिए टास्क को करना उतने कम मिनट्स में इतना मुश्किल काम नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप उसको बहुत ज्यादा जो है वो उसमें आपने चीजों को फैलाना नहीं होता, और फैलाने का मतलब ये है कि आप उसको फोकस्ड रखो टू योर केस। अब कुछ जैसे इस हिस्ट्री में ऑब्वियस था कि इसमें आपको डायबिटीज की ड्यूरेशन नहीं पता, तो इसलिए वहां पे आपने एक दो चीजें कंडीशन करके उसके साथ बता दी कि आई विल डू रीनल फंक्शन टेस्ट एंड फंडोस्कोपी इफ इट्स अ केस ऑफ प्रोलॉन्ग डायबिटीज। इसमें कितना, सिर्फ 5 सेकंड शायद। तो इसलिए इसको सिर्फ आप इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कवर इट इन नो। जी, तो यहाँ तक हो गया क्लियर? जी मैम। मैडम इसमें HbA1c की क्या जस्टिफिकेशन होगी? मैडम HbA1c की क्या जस्टिफिकेशन होगी इसमें? HbA1c की सिर्फ जैसे लाइक इन GDM, सपोज इट्स अ केस ऑफ GDM, तो इसमें HbA1c की इंडिकेशन ये या जस्टिफिकेशन ये होगी कि इसमें हमें पुराना जो है वो पता चल जाएगा। बेटा ये फोन जरा मैं नो, हाँ जरा मैं प्लीज एक क्लास में जरा बिजी हूँ, मैं ठहर के करती हूँ। हाँ जी, तो इसमें जो है वो इसमें ये जस्टिफिकेशन है कि इसमें आपको पुराना कंट्रोल पता चल जाएगा। सपोज इट्स अ केस ऑफ GDM, इसमें डायबिटीज है, चाहे वो अगरचे पॉलीहाइड्रेमनियोज भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि पिछले कुछ महीनों से इसका कंट्रोल जो है वो पोर चल रहा है, इसी वजह से पॉलीहाइड्रेमनियोज हो गया। बट देयर मे बी अदर रीजंस फॉर पॉलीहाइड्रेमनियोज। अगर इसमें अपेरेंटली तो डेफिनेटली ये हमें ब्लड शुगर लेवल्स की वो लगते हैं, बट व्हेन इट्स अ केस ऑफ डायबिटीज तो उसमें आपको थोड़ा सा जो बाकी कंजेंटल एनॉमलीज है उनका भी आपको कुछ नहीं पता होता। तो HbA1c इसमें बहरहाल जस्टिफाइबल इसलिए है कि वो प्रीवियस रिकॉर्ड आपको बता देगा, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी नहीं दी हुई कि पेशेंट कोई ले रही है ड्रग्स नहीं ले रही। सो प्रोबेबली इट्स अ केस ऑफ अनडायग्नोज्ड diabetes which has resulted into fetal complications so far, कि जो पेशेंट को नहीं पता था अब उसका हुआ ये प्रॉब्लम, तो उसने ब्लड शुगर लेवल करवाए तो these are raised।
क्योंकि इसमें जो अपेरेंटली जो सिनेरियो बनता है वो इसका जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है वो तकरीबन यही बनता है कि इसने ना कोई ट्रीटमेंट ली है, और ये अगर ये फर्ज किया GDM भी है तो इट्स अर्ली इन ऑनसेट, तो इस वजह से फिर इसका पॉलीहाइड्रोमियोसिस सब चीजें हो गई। ठीक है मैम, इसमें OGTT मैम कोई इसमें 2 significance है? आवरली भी तो करवा सकते हैं हम OGTT की फास्टिंग। जस्टिफिकेशन इसमें कोई नहीं है, बिकॉज OGTT इज फॉर कंफर्मेशन ऑफ योर डायग्नोसिस और फॉर स्क्रीनिंग, बोथ थिंग्स आर सेटल्ड इन दिस केस। तो इसमें अब इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स मींस के ये रेस्ड हैं। अब देखो इसको हम लॉन्ग केस डायबिटीज है नहीं कर रहे, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि हम इसको, अब अगर ये लॉन्ग केस होता तो डेफिनेटली इसमें डिपेंड करता कि ये कितने ब्लड शुगर लेवल से, लेकिन बार बार ये मैं कह रही हूँ कि रेफर बैक टू योर समरी। पॉलीहाइड्रोमियोसिस का होना ये मतलब है, अगर हम इसको एक्सक्लूसिवली डायबिटीज के साथ लिंक करें कि ये डायबिटीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम अदरवाइज सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लें, इसमें मैनी अदर थिंग्स आर नीडेड। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है वो यूजुअली जो इसमें बनता है सिनेरियो वो वही बनता है ज्यादातर, या तो प्रोलॉन्ग GDM या फिर कोई टाइप 2 डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल्ड रही या पेशेंट ने वो ट्रीटमेंट नहीं ली, इसमें फिर OGTT वाली चीज जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। मैम ये 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल या फिर हम 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल ले सकते हैं ना इसमें? किस चीज में मैम इसमें जो लेवल्स हमने करवाए 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल कैंडिडेट ने बताया ना, तो हम 2 आवर पोस्ट पेरेंडियल भी तो करा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं, 2 आवर्स पोस्ट पेरेंडियल करवा सकते हैं। मैम आइडियल क्या है मैम, हम अपने वार्ड्स में 1 आवर कराया करें या अपने माइंड में 2 आवर्स तो वैसे तो ये होता है कि फास्टिंग आप करवाते हो और आप 2 आवर्स के बाद करवाते हो। ठीक है, अब ये देखो OGTT में आपने ग्लूकोज लोड दिया, आपने देखना है कि 1 आवर और 2 आवर्स, और 1 आवर 2 आवर का आप क्यों करती हैं, इसलिए कि ग्लूकोज लोड ने इंसुलिन को सिक्रीट किया, इंसुलिन ने उस ग्लूकोज लेवल को कितनी देर में उसको कंट्रोल कर लिया। दिस इज व्हाट यू असेस इन OGTT। और फास्टिंग उसके बेसल लेवल जो थे वो कितने थे, तो इसलिए 2 आवर्स जनरली तो ये 2 आवर्स का ही ये होता है, क्योंकि जो 1 आवर वाले टेस्ट है उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज्यादा आ जाती है। So you can be misled by this because overall effectivity of insulin, endogenous insulin जो है, that is being assessed by 2 hours level। ठीक है, चलो जी, अब ये तो हो गया इसका फ्लो। इसमें करवाने की जरूरत थी या नहीं थी? मैम मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज, अगर ये पेशेंट है जिसमें अगर शुगर लेवल्स नहीं है और इसी तरह पॉलीहाइड्रोमियोसिस के साथ आता है और यही है, तो इस पेशेंट BMI भी ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट OGTT पे जाएंगे ना, तो फिर तो टारगेट हमें कंफर्म करना होगा, ऐसा ही है ना? नहीं, लेकिन देखो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल उन्होंने बता दिए हैं, उसके साथ न्यूज़ है, उसके साथ देखो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल का मतलब ये है कि ये एक डायबिटिक पेशेंट है, उसमें OGTT को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? OGTT और स्क्रीनिंग एंड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस डायबिटीज को के लिए करते हैं ना, छुपी हुई डायबिटीज, ये तो ओवर डायबिटीज है, इसके ये तो ओवर डायबिटीज है जिसमें पॉलीहाइड्रोमियोसिस भी हो गया, जो कि एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज की, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की, तो इसमें OGTT जस्टिफाइबल नहीं है। मैम हमारे पास कोई पेशेंट आती है OPD में पॉलीहाइड्रोमियोसिस के साथ, पहले हम उसका फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं, अगर वो नॉर्मल होता है तो OGTT करवाते हैं, अदरवाइज तो हम करवाते ही नहीं। हाँ, लेकिन इसमें देखो ब्लड शुगर लेवल आर रेज्ड, वो दिया हुआ है सिनेरियो में, तो जब सिनेरियो में दिया हुआ है कि इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल्स, तो फिर आप इसमें क्यों करवाओगे? जी मैम, फर्ज किया अगर ये होता कि ब्लड शुगर लेवल्स आर नॉर्मल, फिर जरूर करवाओ, वो इसलिए इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज। जी मैम, लेकिन जब ब्लड शुगर लेवल उसके ठीक आ रहे हैं तो फिर सॉरी ज्यादा आ रहे हैं और वो सिनेरियो में बताया भी हुआ है, तो फिर उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब हम अच्छा अल्ट्रासाउंड में आपने कंफर्म करनी थी मैडम, सॉरी आप इंटरप्टेड मैडम, जैसे अगर फास्टिंग शुगर जो है मतलब 100 से अबव आ रही है, 100 से लेके 110 तक, फिर भी हम OGTT नहीं करवाएंगे ना, फिर भी हम लोग सिर्फ शुगर मॉनिटरिंग पे रखेंगे पेशेंट को? जरूरत नहीं है। देखो जो पॉलीहाइड्रोमियोसिस और जो ये है मैक्रोसोमिया, दैट इज मोर डिपेंडेंट अपॉन पोस्टप्रेंडियल लेवल्स।
पोस्ट प्रेंडियल लेवल के साथ इसका बहुत जो है वो होता है, लिंक होता है। पोस्ट प्रेंडियल लेवल ज्यादा आते जाएंगे तो उसको हमने डेफिनेटली उसका जो है वो पॉलीहाइड्रामियोज और ये मैक्रोसोमिया उसका हो जाएगा पोस्ट प्रेंडियल लेवल ज्यादा आने की सूरत में। चलो जी, अब अगर फर्ज किया ये पेशेंट यही सिनेरियो है और इसी सिनेरियो के साथ ये बस यहाँ ब्लड शुगर लेवल रेस तक ये सिनेरियो एंड हो गया था, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ यू विल ट्रीट दिस पेशेंट, सिर्फ इस सिनेरियो के बाद, उसका जवाब आप कैसे दोगे? मैम I would first of all I would like to know मैम के शुगर रीडिंग्स क्या आ रही हैं, जो 7 शुगर रीडिंग्स हैं, और मैम उसके हिसाब से मैं अगर कि ये सिनेरियो बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो इस तरह से होता है कि आपको सिर्फ ये हिस्ट्री बताई गई है, यानी ये समरी बताई गई है, और उसके बाद आप डायरेक्ट सवाल ये पूछ लिया, या ये भी हो सकता है कि आप अब काउंसलिंग करें फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, सिर्फ आपने काउंसलिंग ही करनी है, वो काउंसलिंग सेशन भी हो सकता है, अब काउंसलिंग करें इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। लेकिन ये हो सकता है कि इसमें इसके बाद अगला सिनेरियो ये हो कि हाउ यू विल ट्रीट दिस केस, what will be the management plan in this case। सिनेरियो के डायरेक्ट बाद फौरी बात जो है वो उसकी ट्रीटमेंट पे बात हो जाती है। ठीक मैम। तो मैम Ma'am, on the basis of the treatment and management of this patient, I will keep her admitted. अब असल में ये जो जवाब होगा ना इसका, एक मिनट डॉक्टर अरुल, इसका जो जवाब होगा वो समझो दरिया को कूजे में समाने वाली बात है, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन भी इसमें बाईपास हो गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बाईपास हो गई, ठीक है। इस एग्जामिनेशन कुछ नहीं दिया होगा, एग्जामिनेशन अगर एग्जामिनेशन पे सिर्फ ये होगा कि सिम्फिजियोफंडल हाइट इज 32 सेंटीमीटर विद वेरिएबल लाई, वो है तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं से पता चल जाती हैं। और उसके बाद ये कि ऑन इन्वेस्टिगेशन हर हीमोग्लोबिन इज 9.5 या ब्लड शुगर लेवल्स आर ऑल डीरेंज्ड, प्री एंड पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स आर डीरेंज्ड, अल्ट्रासाउंड शोज, मतलब ये तो पूरा कंप्लीट सिनेरियो हो जाता है ना, उस पे तो ट्रीटमेंट प्लान करना इतना मुश्किल टारगेट नहीं रहता। लेकिन फर्ज किया ये सिर्फ हिस्ट्री ही है और उसके डायरेक्टली बाद आपको ये सवाल हो जाता है कि हाउ यू विल ट्रीट दिस केस या व्हाट विल बी द इन दिस केस, हाउ टू कवर दैट। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने बताने, आपने लंबी कहानियां इसमें नहीं बतानी, because you have to put your answer just in 9 to 10 minutes। हाँ जी, just try। Ma'am, first of all, ma'am, I will counsel the patient regarding the diagnosis of the presence of diabetes mellitus in the current pregnancy, and the complication of the diabetes mellitus has already occurred in the form of the polyhydramnios. I will explain to the patient and her family, and I will keep her admitted and will manage her by the help of multidisciplinary team approach that can include the endocrinologist and the dietitian and me as the obstetrician. Ma'am, I will explain the family the feto-maternal risk to the family, and ma'am, I will review her drugs and will ma'am give her the dietary modification counseling and the use of moderate exercise, and but most of the important which I will offer the patient in my case I will offer her the insulin therapy according to her body weight, because she has been already, the complication has occurred. No matter the fasting sugar blood level is 7 millimoles or between the 5.6 to 7.7 millimoles fasting, I will offer her the injection insulin to overcome, to control the sugar and to further prevent the maternal and fetal complication in her current pregnancy. Ma'am, I will start her on ma'am according to the recent SOGP guidelines after the counseling of the diet। मैम ये डिटेल बताऊं डाइट की, और ये बस आपने 8 मिनट में अपना सवाल जवाब जो है वो कवर करना है।
whatever. Ma'am, I will counsel her about the diet. I will tell her, I will advise her to replace her hyperglycemic food to replace it with a low glycemic food, and I will hand over the diet chart to her. And according to her BMI, her calorie intake, I will advise her that she should take the 24 kilocalories per kilogram per weight, and according to that, ma'am, 2000 calories in a day इसके होती हैं. तो diet chart में I will explain her how to modify her diet. I will encourage my patient to be active and to have the walk after meal, 1 hour after meal of the at least moderate walk of 30 minutes. Or she can split the walk in between two 15 minutes walk she can split. And I will, along with this advice, I will rule out any obstetric or medical indication कि कोई contraindication तो नहीं है कि ये maternal exertion may harm her and harm her baby. इसको rule out करने के बाद I will explain all this. And ma'am, after coming to it, as her BMI is so much, I will offer her the oral hypoglycemic drug. That is the tablet metformin to decrease the insulin resistance that due to her weight it may be increased. तो उसको sensitize करने के लिए मैम oral hypoglycemic drug मैं दूंगी, tablet metformin, ma'am, thrice a day. And then ma'am, most of the important, I will offer her the injection insulin according to the recent SOGP guidelines, that ma'am morning or evening dose में ma'am मैं dose calculate करूंगी. और मैम इसके लिए मुझे इसकी मैम वेट के अकॉर्डिंग टू द वेट, एज हर वेट इज 80 किलोग्राम, so ma'am I will divide the dose, the 2/3 for the morning dose and ma'am 1/3 at the evening dose. तो मैम ये इसमें 2/3 में भी जो होगा बोलस जो डोज होगा वो 1/3 होगा मॉर्निंग टाइम पे, और 2/3 जो होगा वो NPH होगा, इंटरमीडिएट रिलीजिंग उसमें. और मैम इस तरह मैं इसकी डोज कैलकुलेशन करके आई विल एडमिनिस्टर हर द इंसुलिन. आई विल आल्सो गाइड हर हाउ टू यूज द इंसुलिन and how to make the doses, and I will explain her the sign and symptoms of hypoglycemia that may occur, and I will explain this all to their family as well, so they should also be aware the sign and symptoms of hypoglycemia. And ma'am, I will continue this therapy for the 48 to 72 hours, and on the same time I will be monitoring her sugar glucose levels. And if the sugar control has been done by this method, I can discharge her if her sugar levels are normal, and I will follow her on the weekly basis with along with she should brought the fasting blood sugar levels and 2-hour postprandial 3 levels for the surveillance, maternal and the fetal surveillance. In the meantime, I will explain the risk and consequences that she may face during her pregnancy, that there are the risk of the diabetes mellitus and the polyhydramnios and uncontrolled sugar diabetes mellitus. So she may have the possibility of having intrauterine fetal death, possibility of pre-prom, possibility of early labor, possibility of infections in this UTI infections and vaginal candidiasis if her sugar readings are not being controlled. So ma'am, my aim of the delivery of this patient, if the sugar has been controlled and the follow-up is regularly, I will offer her, and excluding the placental localization, if the placenta is upward and not the downward, then I will offer her the elective cesarean section at 37 weeks of her gestation after the steroid cover, and I will keep the neonatologist at the time of the delivery, and I will give her the ma'am elective cesarean section time at 37 weeks of gestation. And ma'am in the meantime 36 weeks पे ही ma'am मैं इनको further ma'am she is previous 3 scar and she may have the fertility ma'am outcomes के लिए I will offer them the contraception method as well. For this patient, my patient, I will advise them to have the bilateral tubal ligation, as this will be suitable
for prevention of placenta accreta and further future मैम उसमें भी diabetes mellitus, तो I will advise her for the tubal ligation at the time of the surgery. And ma'am, post-operatively, I will see the blood sugar levels after, if she is on the higher doses of the insulin, like she is more than 1 unit per kilogram of the body, I will see the, ma'am, 6 hourly मैं इसकी sugar monitoring करूँगी. Most of the time, if she was already a diabetic patient, the insulin dosage will be automatically reduced to the half of the dose. And ma'am, after that, at the time of discharge, I will explain her about the consequences she may have at the postpartum, like the wound infections and the wound infections, the mastitis, the maternal pyrexia. देखो ये अब तकरीबन आपका आंसर ये 8 मिनट में तकरीबन हो ही जाता है. तो इसमें अगर हमें बताने को बहुत सारी बातें होती हैं, यानी पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन पे ही अगर आप बात करना शुरू हो जाओ तो उसमें कई मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये है कि आपने उसको रैप अप करना होता है इन अ ड्यू टाइम. तो उसमें पहले हम ऑडियंस से बाकियों से पूछ लें कि इन्होंने कोई चीज मिस की मैनेजमेंट में, एनी अदर? मैम इन्होंने पॉलीहाइड्रामेनोज था उसका नहीं मेंशन किया कि जैसे ब्लड शुगर मैम लेवल पोली की मैनेजमेंट मिस कर दिया होगा. पोली की मैनेजमेंट मिस की है मैम. थोड़ा सा बताना चाहिए था कि अगर ब्लड शुगर या तो उसको कोई मेडिकेशन देती, अगर नहीं दी थी तो जैसे अगर ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल होंगे तो पोली भी बेटर हो जाएगा. ये बताना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था. और चीज क्या? मैम रेस बीएमआई 35 तो प्रोफाइलैक्सिस के बारे में कुछ नहीं बताया. हाँ जी, क्या आप सारे इकट्ठे ना बोलो क्योंकि समझ नहीं आती. हाँ जी, और क्या चीज मिस की है इन्होंने? मैम लेबर में किस तरह मॉनिटर करेंगे इंसुलिन की? यस मैम. किस तरह से हाउ वी कंटिन्यू मॉनिटर द शुगर लेवल, ब्लड शुगर? बेसिकली जब आप एक ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो ये इसमें सिर्फ मैटरनल या मैटरनल फीटल दोनों ही आ जाती हैं. और ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ, जो हमने पहले भी एक दफा बात की थी, कि सिर्फ आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बतानी है, उसकी डिटेल नहीं बतानी. ये थोड़ा सा आप लोगों को ना बार बार ये रिहर्सल करनी पड़ेगी क्योंकि ज़ाहिर लॉन्ग केसेस की डिस्कशन बिल्कुल डिफरेंट चलती है. तो इसमें आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने से 1 2 3 आपका काफी टाइम सेव हो जाता है. दूसरी चीज ये कि ट्रीटमेंट आपकी वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, ये अभी 29 वीक्स पे है ऑलमोस्ट, और इसको हमारा एम है 37 तक कम से कम ले जाना. तो ये 29 से लेके 37 वीक्स तक तकरीबन 8 वीक्स का टाइम पीरियड है. इसमें आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट अदरवाइज एज रिगार्ड टू फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग क्या होगी, इसके बारे में भी 1-2 लाइनें बताना जरूरी थी. और मेरा ख्याल है डेक्सा कवर आपने शायद नहीं दिया इसमें. पॉलीहाइड्रामनियोस की मैनेजमेंट डेफिनेटली यू मिस्ड इट टू मेंशन. और उसके साथ जब पॉलीहाइड्रामनियोस होता है तो उसमें एक्सपेक्टेड टू बी द पेशेंट टू गो इनटू प्री टर्म लेबर, तो उसमें डेक्सा का कवर देना बनता है. अब डेक्सा का कवर जब आप देते हो तो उसमें अब जरूरी नहीं कि उसमें हम सारी डिटेल बताएं कि इसमें हम इसको इंसुलिन को बढ़ाएंगे या क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है. अगर कोई पूछे तो उसमें बताया जा सकता है, लेकिन आपने इसको मुख्तसर जवाब देना. लेकिन इस 8 वीक्स के टाइम पीरियड में आपने 1-2 जुमलों में बताना है कि इसमें फीटल मैटरनल मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपने क्या किया और इसको कितने कितने अरसे के बाद अपने पास बुलाया. और दूसरी चीज ये है कि इसमें पॉलीहाइड्रामनियोस की मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आपको, कि अगर ग्रॉस पॉलीहाइड्रामनियोस है डेफिनेटली द पेशेंट इज इन डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, प्रेशर सिम्टम, रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर एंड एब्रप्शन आर देयर. ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जिसमें फिर इसको बाद दफा हमने टेम्परेरी एमनियो रिडक्शन भी करने की जरूरत होती है. एंड एट दिस टाइम पीरियड यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंडोमेथासिन और वो जो ड्रग थेरेपी है वो सारी, क्योंकि उसका बेसिक एम ये होता है कि आप इसके फीटल जो यूरिन प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस कर सके. तो टेम्परेरीली आपको उससे भी आप कर सकते हो. एंड व्हेन द ब्लड शुगर लेवल्स विल बी कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिकली पॉलीहाइड्रामनियोस इंटेंसिटी विल बी कंट्रोल्ड. तो लेकिन फॉर द टाइम बीइंग शी इज हैविंग पॉलीहाइड्रामनियोस व्हिच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड. तो इस वजह से ये कुछ चीजें हैं जो आपकी उसमें मिस हुई. अदरवाइज आपने बाकी तो ट्रीटमेंट तकरीबन बता ही दी, लेकिन इसमें अगर आप उसकी डोज कैलकुलेशन के बारे में इतनी लंबी तफसील ना बताओ तो भी उससे काम चल सकता है.
unless you are asked for that. कि मैनेजमेंट बताते बताते में एग्जामिनर अगर पूछ लेता है okay how you will calculate the dose of insulin in this case, then you need to mention it. तो अदरवाइज आप इसमें सिर्फ ये बताएंगे कि इसमें मतलब जहां तक डायबिटीज का ताल्लुक है, डायबिटीज इज जस्ट वन थिंग इन दिस केस, बाकी चीजें तो हमने उनको ड्यू वेटेज देनी है। तो डायबिटीज से रिलेटेड आपने एक्सरसाइज, फिर उसकी ये डाइट के बारे में, फिर उसकी ओरल और इंजेक्टेबल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, इस पे आपने ज्यादा बात की। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात आपको मुख्तसर करने की जरूरत है, इसको और मजीद समराइज करने की जरूरत है कि देन शी विल बी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एज वेल एज द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। तो इसलिए कि नाउ दिस इज कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी एज शी इज अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रामियोस। बस इतना सा बता देना भी काफी है। मैम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक भी स्टार्ट करनी है इसमें? हाँ जी, ओरल इसको साथ ही आप करोगे क्योंकि बीएमआई ज्यादा है इसका, ठीक है। मेरा मैम एक बीएमआई ज्यादा, उसका वेट ज्यादा होगा, उसकी इंसुलिन की डोज कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली वो इंसुलिन एक्ट्स इटसेल्फ एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर। तो इस वजह से वो थेरेपी इन हाँ जी मैम आई हैव अ कंफ्यूजन मैम। मैम इन योर लास्ट लेक्चर मैम ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस जब डिस्कस हो रहा था मैम, यू टोल्ड दैट कि मैम ये जो हम 80 किलोग्राम की है, तो मैम इसमें बेसिकली जो मेरा तब भी स्टांस था और अभी भी है वो ये कि इट एक्ट्स एज अ इंसुलिन एंड सेंसिटाइजिंग एजेंट एज वेल। एक तो चीज ये होती है एक वो, और दूसरी चीज ये है कि अब ये इस पेशेंट का बीएमआई है बहुत ज्यादा, इसमें जो इनिशियल डोज आप कैलकुलेट करोगे वो होगी काफी ज्यादा। तो इस वजह से वो जो हाई डोज इंसुलिन की होती है वो इटसेल्फ, इंसुलिन इटसेल्फ इज अ ग्रोथ फैक्टर, चाहे आप उसको इंजेक्शन की सूरत में भी दे, तो उसका इफेक्ट किसी हद तक करने के लिए आप उसको कंबाइन कर सकते हो विद द ओरल। तो ये सिर्फ हम जो अभी आंसर की बात कर रहे हैं कि इसको कैसे हम मजीद समराइज करें कि आपने इसको ओरल प्लस इंजेक्टेबल दोनों ही इकट्ठे देने हैं, दोनों ही इकट्ठे आप शुरू करोगे। और वैसे भी जो मेटफॉर्मिन है वो तो आप इनिशियली बेसलाइन आप ज्यादातर उसी से कर रहे होते हैं कि पेशेंट के लिए इंजेक्टेबल इज अ लिटिल बिट मोर इनकन्वीनियंट। तो इस वजह वो तो एक चीज है रिगार्डलेस ऑफ दिस केस अलोन, तो इसलिए उसको आपने फिर कॉम्बिनेशन में देना ही जो है वो उसमें बनता है। अब दूसरी चीज अगर जो पेशेंट है जिसे आपने ये पेशेंट बताया, फॉर एग्जांपल अगर वो एग्जाम में हमें ब्लड शुगर लेवल्स दे देते हैं, जैसे हमने आप अभी भी बता रही है मैम, अगर हम लोग अगर ब्लड शुगर लेवल अगर ब्लड शुगर लेवल दे देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि नाउ हाउ यू विल मैनेज ब्लड शुगर लेवल, फर्स्ट कि आपको 6 लेवल दे दिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अब आपकी इस पे इंसुलिन की रिजीम पूछी जाएगी और दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इंसुलिन रिजीम। या और अगर मैम अगर जो इंसुलिन रिजीम ऑलरेडी चल रही हो और मैम फिर उसके साथ ब्लड शुगर अगर ऑलरेडी चल रही है तो फिर उसकी टाइट्रेशन इंक्रीज और रिडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो फिर उससे रिलेटेड बात वार्ड्स में करते हैं मैम, वो जो वार्ड्स में हम करते हैं कि 150 से 200 के दरमियान 4 यूनिट और फिर हम उसको 24-48 आवर्स के लिए देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली करते हैं, इस तरह से करेंगे। हाँ, इसी तरह से करेंगे। देखो वार्ड में काम कोई ऐसे भी अनोखे तो नहीं हो रहे होते, वो भी हमेशा गाइडलाइन के मुताबिक ही चल रहे होते हैं यूजुअली एंड कॉमनली। तो वो तो एक्सपेक्टेड ही होता है कि वो जाहिर है कुछ गाइडलाइंस पे बेस्ड ही होते हैं, ऐसे ही तो नहीं होता ना, हर एक ने जो भी उसका वो ट्रीटमेंट चल रही होती है वो उसके मुताबिक एक सेट प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रही होती है। तो मैम अगर पेशेंट ऑलरेडी 20-30 यूनिट्स ले रहा हो और सिर्फ इंसुलिन पे हो, तो मैम ये हम कर सकते हैं कि हम उसको साथ में ग्लूकोफेज भी स्टार्ट करा दें और टाइट्रेशन भी कर दें, ऐसा मतलब क्या? अब देखो डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है कि इंसुलिन के ऊपर उसका कंट्रोल कैसा है। अगर तो फर्ज किया अब इंसुलिन के ऊपर पेशेंट है, उसमें आपको कुछ ब्लड शुगर लेवल्स दे दिए गए और उसमें डिपेंड करता है कि उसमें ये जो हमने पिछली दफा भी बात की थी कि बेजल लेवल ज्यादा आ रही हैं या पोस्ट प्रेंडियल ज्यादा आ रही हैं। तो पोस्ट प्रेंडियल ज्यादा आने की सूरत में एक तो चीज आप रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की मिकदार को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सेकेंडली डेफिनेटली इफ शी इज नॉट ऑलरेडी ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक तो यू विल कंबाइन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स।
बट इफ इट इज अ मिक्स्ड पिक्चर के जिसमें फास्टिंग भी और पोस्ट प्रेंडियल दोनों ही डिस्टर्ब आ रहे हैं, इवन देन यू कैन कंबाइन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये एक बड़ी लंबी जो है ना, ये वो एक डिस्कशन होती है। कुछ सिनेरियोज में सिर्फ एक प्री ब्रेकफास्ट ही रेस्ट होता है, आप खाली रात का एनपीएच लगाओ तो भी उससे कंट्रोल हो जाता है। अब जो सुबह का प्री ब्रेकफास्ट है, ज्यादा उस पर खाली ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से काम नहीं चल रहा होता, तो इसलिए आपको जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो आपको देनी पड़ती है रात को, एंड दैट इज इनफ फॉर दैट पेशेंट। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसमें 2-3 पोस्ट प्रेंडियल 2-3 फास्टिंग लेवल ज्यादा आते हैं, उसमें भी आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी पड़ती है। और कुछ में जिसमें सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल लेवल आते हैं, उसमें तो डाइट का बहुत रोल होता है और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक का रोल होगा। अनलेस के जो पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स हैं उनकी वजह से मैक्रोसोमिया और पॉलीहाइड्रामियोस हो गया, तो अब जो पॉलीहाइड्रामियोस और मैक्रोसोमिया, वहां पे आपको बहुत प्रॉम्प्ट थेरेपी चाहिए होती है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक डज टेक सम टाइम टू एक्ट, तो वहां पे फिर आप इंसुलिन के कप को भी ऐड कर देते हो, और वो फिर बाद दफा सिर्फ रेगुलर इंसुलिन ही होती है। सो देयर आर 101 सिनेरियोज। तो जो सिनेरियो होता है फिर उसके ऊपर आपने बेसिकली फिर देखना होता है कि इसमें अगर ऑलरेडी उसको इंसुलिन जा रही है और उसके ब्लड शुगर लेवल आपको दे दिए, ये चार्ट उन्होंने दे दिया कि ये वाला पेशेंट है, इसके पिछले 24 घंटे के ये 6 ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ये ऑलरेडी 16 मॉर्निंग में ले रही है और ये 12 जो है वो नाइट पे ले रही है। अब आप इसकी इंसुलिन रेजिम को चेंज करके दिखाएं। दो वी से दैट इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, और कुछ केसेस में हम इसको करते हैं, बट डेफिनेटली एन ऑब्स्टेट्रिशियन शुड बी वेल अवेयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज केसेस, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, या उस मैनेजमेंट की वो नहीं होते। सो यू मस्ट बी वेल अप्रेज्ड विद ऑल द मैनेजमेंट टाइप्स। तो वो उसकी मैनेजमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, और उस मैनेजमेंट को करते हुए आपने उसका सिनेरियो फिर दोबारा ज़हन में लेके आना कि इस मरीज में और क्या क्या मसले हैं जिसके लिए मुझे इस मैनेजमेंट को रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो आपका एक सिंपल सिनेरियो, यानी मैनेजमेंट वाला भी जो सिनेरियो है वो आगे से डिफरेंट सब टाइप्स में जा सकता है। यानी आपको इसी तरह से पूरा आपके सामने इन्वेस्टिगेशन का एक चार्ट होगा कि ये पेशेंट है, ये इसके ब्लड शुगर लेवल्स हैं, और अब इसकी हमें मैनेजमेंट बताएं कि क्या होगी। मैनेजमेंट में तो फिर सारी चीजें आ जाती हैं, मैनेजमेंट में उसकी मॉनिटरिंग भी आ जाती है, मैनेजमेंट में उसका डिलीवरी प्लान भी आ जाएगा, मैनेजमेंट में उसका पोस्ट ऑपरेटिव सारा जो है मैनेजमेंट जस्ट इन ब्रीफ पॉइंट्स, और उसमें कॉन्ट्रासेप्शन ब्रेस्ट फीडिंग तक की चीजें आपने बतानी है। उसमें लॉन्ग टर्म फॉलो अप उसका जो है वो 6 to 12 वीक्स पे जाके आपने उसके जो टेस्ट करवाने हैं OGTT वो भी आएगा अगर ये केस GDM का है तो, और अगर ये टाइप 2 डायबिटीज का है तो इसकी लॉन्ग टर्म फिर उसकी मॉनिटरिंग चलेगी। तो ये सिर्फ आपने पॉइंट्स में बताना है। सो बेसिकली जो डॉक्टर अरूज हैं, शी ट्राइड हर बेस्ट टू डिस्क्राइब द मैनेजमेंट, और उन्होंने अच्छा बताया भी, लेकिन सिर्फ ये 2-3 चीजें उनकी स्किप होगी, अगर वो भी ऐड हो जाएं in this due time period, तो I think this will be a comprehensive answer. मैम ये मॉडिफाइड जो स्लाइडिंग स्केल है ये हर जगह डिफरेंट मिल रहा है मुझे, 120 से स्टार्ट है, कहीं 140 से स्टार्ट है। मैं आप ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि जो स्लाइडिंग स्केल है वो हमें कहां से मॉडिफाइड आप स्लाइडिंग स्केल की क्या बात कर रहे हो? रिपीट योर क्वेश्चन। मैम ये जो ये स्लाइडिंग स्केल है ना, जैसे हम यूनिट्स 2-2 यूनिट बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल, तो मैम ये कहाँ से स्टार्ट है? 140 से स्टार्ट है? बेसिकली इसमें जो है वो वेरिएबल चीजें हैं। अब जो स्लाइडिंग स्केल है आप ना 140 पे शुरू होता है, स्लाइडिंग स्केल का मतलब है कि अगर 180 से ऊपर ब्लड शुगर चली जाती है तो, बट स्लाइडिंग स्केल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो एट ऑल, क्योंकि देखो स्लाइडिंग स्केल तब इसमें आता है, एंटर होगा या तो पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट डिलीवरी टाइम पीरियड में, या फिर जब हम स्टीरॉइड कवर देते हैं इन पेशेंट्स में फॉर लंग मैच्योरिटी, और इसका तो हम इलेक्टिव सेक्शन भी करने जा रहे हैं। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि दिस पेशेंट गोज इनटू प्री टर्म लेबर। अब ये भी इसमें हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट के साथ ही, ट्रीटमेंट से पहले इस सिनेरियो में ये ऐड हो जाता है कि फॉर 2 days शी इज हैविंग ऑफ एंड ऑन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका तो मतलब है कि ये प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही है। तो इसलिए
मैम मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ हाँ जी, कि जो हाँ हम जी। इंसुलिन में इजाफा करते हैं ना, जैसे हम 48 आवर्स हम देखेंगे कि इसमें कितना ये इजाफा हो स्टीरॉयड रहा है। कवर की बात आप कर रही हो, उसके बाद? नो 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 मैम, सिंपल मैं हाँ। इंसुलिन का पूछ रही हूँ कि जैसे ये लेवल्स इसके आ गए, फास्टिंग है या प्री पेरेंडियल है, जो भी रीडिंग हमारी बड़ी भी जितनी भी आ रही है 48 आवर्स में अगर वो कंट्रोल नहीं है, तो हमें जैसे यूनिट बढ़ाने होते हैं तो वो हम तो अकॉर्डिंग टू उसके स्लाइडिंग स्केल के बढ़ाते हैं ना, कि तो 2-2 यूनिट हम बढ़ाते जाते हैं, तो वो मैं पूछ रही थी कि वो कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट। जनरली या तो 10% ऑफ टोटल डोज आप बढ़ाते हो या फिर 4 यूनिट्स इन अ डे बढ़ाते हो। ये इसका एक जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इसमें ये बड़ी वेरिएबल हैं, यानी ये कितना बढ़ाना है वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जनरल एक रूल है, या तो आप 10% ऑफ टोटल डोज बढ़ाते हो या 4 यूनिट आप समझ लो कि उसको आपने एक दिन में 4 यूनिट्स बढ़ाने होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द एब्सोल्यूट शुगर, ब्लड शुगर लेवल्स। अगर वो 200 या 300 की रेंज में आ रही हैं तो 4 यूनिट्स तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे फिर हम ज्यादा, यानी ये 20% तक भी हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं इंसुलिन को। सो दिस डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स कि जो है वो हमने किस तरह से बढ़ाना है, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल यही है। मैम वो तो हम इस तरह बढ़ाते हैं कि 1 unit of insulin neutralizes 10 to 15 grams of carbohydrate। जी सॉरी आप मैम हम जो इंक्रीज करते हैं ना डोज, वो तो हम ऐसे करते हैं कि 1 unit of insulin neutralizes 10 grams of carbohydrate। देखो मैंने वही बताया ना कि बहुत वेरिएबल फॉर्मूलाज हैं, इसमें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये मैंने एक ओवरऑल जनरली एप्लीकेबल फॉर्मूला आपको बता दिया। अब आप कैसे कैलकुलेट करने बैठोगे उस पेशेंट के, या वो आपने कैसे समझाना है, अगर वो पढ़ी लिखी पेशेंट है वैसे ही कि अपने कार्बोहाइड्रेट के जो है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करे। सो दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली टिल द टाइम पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो हम हमेशा ट्रीटमेंट में वो चीजें इनकलकेट करते हैं विच आर इजी टू बी मैनेज्ड बाय द पेशेंट एट होम। इस चीज को आप अगले 8 हफ्ते हॉस्पिटल में तो नहीं रख सकते। Definitely you have to discharge her after the initial treatment and after the control of blood sugar levels। आपने उसको इंसुलिन के बारे में सिखा के घर भेजना है और उसको ये बताना है कि ये ब्लड शुगर लेवल आपका ये टारगेट लेवल है टू बी अचीव्ड। तो इसलिए जो है वो इसको उसके पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट होनी चाहिए हमेशा। आप उसको अगर कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से कैलकुलेशन बताओगे तो वो तो फिर वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो है ना वो इजी वाले पेशेंट को तरीके से समझाना चाहिए। इसको क्लोज करें फिर डिस्कशन को, मेरा ख्याल है काफी पूछना है। जैसे आपने डायबिटीज बताया कि इंडोमेथासिन का रोल है, तो इसमें डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी तो इंडोमेथासिन का कोई रोल है? एक वक्त में बेटा एक सवाल पूछे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस की समझ नहीं आती। हाँ जी बताइए मैडम, मैं पूछी थी कि इंडोमेथासिन जो है वो कितने वीक्स तक हम दे सकते हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट? इंडोमेथासिन का रोल डेफिनेटली देखो इसका जो अच्छा ठीक है, इसमें बेसिकली इंडोमेथासिन का रोल है इसमें, लेकिन ये फॉर शॉर्ट टाइम दी जा सकती है, यानी इसको आप 48 to 72 आवर्स मैक्सिमम दे सकते हैं आफ्टर द क्रिटिकल टाइम पीरियड इवन, यानी जो 32-33 वीक्स का टाइम पीरियड है उससे पहले आप 5 दिन के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो बाकी साइड इफेक्ट है वो तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट कि इसमें जो है वो इसका जो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरीज, और अगर वो हो जाता है इंट्रायूटाइन लाइफ में तो वो एक शंट बंद हो जाता है। तो उस शंट के बंद होने की वजह से पल्मरी हाइपरटेंशन बच्चे में हो जाएगी, और पल्मरी हाइपरटेंशन जब होगी तो उसमें सारी हाइड्रॉप्स फिटालिस वाली पिक्चर आ जाएगी। तो इस वजह से जो है वो इसको आपने शॉर्ट टाइम पीरियड देना है, ठीक है। तो इसमें बाद दफा इन स्वेयर केसेस यू कंबाइन दिस एमनियो रिडक्शन अलोंग विद दिस इंडोमेथासिन थेरेपी फॉर इनिशियल कंट्रोल, क्योंकि देखो अगर और उसके साथ जो बेसलाइन पैथोलॉजी है उसको तो आपने ट्रीट करना है, विच इज द कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रामनियोस, लाइक इन दिस केस इज द डायबिटीज। तो डायबिटीज का कंट्रोल होगा तो वो जो फीटल यूरिन ज्यादा बन रहा है बाय ऑस्मोटिक डाययूरेसिस वो वैसे ही कम हो जाएगा, पॉलीहाइड्रामनियोस को वैसे ही सेटल होना शुरू हो जाएगा। आपने तो सिर्फ इनिशियली ये इसको कंट्रोल किया डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी।
अब माइल्ड टू मॉडरेट को तो जरूरत नहीं है एमनियो रिडक्शन करने की। एमनियो रिडक्शन की जरूरत ज्यादातर सीवियर पॉलीहाइड्रोम्नियोस में ही होती है, और जब तक ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती तब तक आप उसको कुछ दिनों के लिए दे सकते हो इंडोमेथासिन। दिस इज व्हाट इज एप्लीकेबल प्रैक्टिकली। मैम 4 यूनिट पर डे जो आपने बताई है, मैम 4 यूनिट पर डे जो आपने बताया है वो अगर 3 टाइम वो रेगुलर ले रही है और 1 टाइम एनपीएच ले रही है तो तीनों के जस्ट इन 24 आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, 24 आवर्स की बात कर रही हूँ, नॉट फॉर यस मैम, यस। ठीक है, चलें अब मेरा ख्याल है इसको क्लोज करें आज की डिस्कशन को, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। मैम मुझे एक बात कहनी है मैम, आप माशाल्लाह ये कलर आपके साथ बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह मैम। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर मैम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।